आज हम लोग जल्दी से पहले प्राइसिंग डिसीजन रिवाइज करेंगे। देखते हैं प्राइसिंग डिसीजन किस तरीके से था। देखते हैं दोस्तों, प्राइसिंग डिसीजन के अंदर सबसे पहले हमने लर्निंग कर्व की थ्योरी को समझा था। मैंने आपको समझाया था लर्निंग कर्व टीपी राइट ने बनाया था। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा समझाता था। जब भी आपका आउटपुट होगा क्या, डबल। जब भी क्या आउटपुट होगा आपका डबल, आपका जो एवरेज क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है, कौन सा टाइम? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कौन सा टाइम? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट एक सर्टेन परसेंटेज से मल्टीप्लाई होता था। सर्टेन परसेंटेज का नाम क्या था? लर्निंग रेशियो। लर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई होता था। तो आपने कहा ये हमने एनालाइज किया था और इस तरीके से हम चले थे, तो इससे हम टोटल टाइम, इंक्रीमेंटल टाइम सब निकाल सकते थे बड़े ही इजीली। आपने कहा हाँ सर, क्रॉफोर्ड वाला हमारे में नहीं था जिसमें इंक्रीमेंटल टाइम पे लर्निंग कब लगा था, हमारे में सिर्फ ये वाला था। इसमें मैंने आपको समझाया था, कोई अगर पूछे कि लर्निंग अगर 70% है तो इंप्रूवमेंट कितना किया, तो आप कहेंगे इंप्रूवमेंट है आपका 30%। इसमें आप कहते थे इंप्रूवमेंट है आपका 30%। ये बैच बेस पे भी होती है। बैच के विद इन लर्निंग टिपिकली नहीं होती। आप कहेंगे पहला बैच फिर दूसरा बैच, इस तरीके से लेके चलते हैं। फिर आपने कहा कि सर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब कई सिचुएशन ऐसी आई, जैसे अगर मैं 6 यूनिट्स के लिए निकालना चाह रहा हूं, तो वो तो डबलिंग में आ ही नहीं रहा, 4 to 6। अच्छा, और डबलिंग में ये जरूरी नहीं है कि 4 to 6 ही हो। पहला हो सकता है 10 हो और उसका अगला 20 हो। पहला हो सकता है 15 हो, उसका नेक्स्ट हो सकता है 30 हो। डबलिंग का मतलब तो डबलिंग है, वेदर और नॉट वो 1 से चालू हो रही हो। तो ये तो सीधे बात है ना कि जब भी आउटपुट डबल होगा, इट डजंट मीन दैट इट शैल स्टार्ट फ्रॉम 1, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो आपने कहा कि सर अगर वो 6 है, जैसे 6 यूनिट्स का निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो हमने सीखा था क्या? उस केस में एक फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b। y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, जिसमें a क्या होता था? जो फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने हैं, जो भी फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने का टाइम है, यहाँ पे a उसको कहते थे। x किसको कहते थे? लेट अस से 5 यूनिट्स के लिए या 6 यूनिट्स को निकालना चाह रहे हैं, जिसके लिए निकालना चाह रहे हैं उसको आप x बोलेंगे। आपने कहा a हो गया, x हो गया। अब b क्या है? b होता था लर्निंग इंडेक्स या लर्निंग कोएफिशिएंट। लर्निंग इंडेक्स या लर्निंग कोएफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग 2। लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग 2। तो लॉग ऑफ लर्निंग रेट क्या है? आपने कहा कि सर लर्निंग रेशियो यहाँ पे 0.7 है, जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो आप कहेंगे जब भी, इसका मतलब है जब भी आउटपुट हो रहा है ट्वाइस, मेरा लर्निंग रेट लग रहा है 0.7, और उसके हिसाब से हमने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला बनाया था। डेरिवेशन मैंने आपको नहीं कराई थी, किसी ने डेरिवेशन सीखने हो तो ये रही डेरिवेशन, आप आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था बीसीजी ने एक्सपीरियंस कर्व इंट्रोड्यूस किया था। एक्सपीरियंस कर्व क्या है? एक्सपीरियंस कर्व का मतलब वही लर्निंग रेट अगर हम पूरी कॉर्पोरेट में लगाते हैं, नॉट जस्ट इन लेबर, तो उसको आप क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस कर्व कहते हैं। ठीक है, फिर हम आए थे प्राइसिंग डिसीजंस पे। तो हमने समझना शुरू किया था कि प्राइस के डिसीजंस वगैरह लेते कैसे हैं, और उसको समझने के लिए हमने कॉस्ट वगैरह को समझा था कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपने कहा कि सर एवरेज कॉस्ट का फंक्शन इस तरीके से होता है। फिर हमने समझा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो रही होती है, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ सेल में सेम रहती है, और डिसइकोनॉमीज में बढ़ने लग जाती है। ठीक है, आपने कहा डिसइकोनॉमीज में बढ़ने लग जाती है, मतलब अब आप कहते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट बड़ी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, कम्युनिकेशन कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट बढ़ रही है, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी। फिर आपने जितना बेनिफिट लेना था वो आप ले चुके हैं ऑलरेडी। आपने कहा कि सर रिलेशनशिप होता है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट विद द चेंज ऑफ आउटपुट, डिफरेंशियल कॉस्ट जिसे आप कह रहे हैं। और टोटल कॉस्ट क्या है? वो तो है ही टोटल कॉस्ट। इनिशियली आप कहते हैं कि सर इतना ज्यादा मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती, और धीरे धीरे वो कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप रखता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से इंक्रीज होती जाती है।
ग्रेजुअली। ठीक है, फिर आपने कहा कि सर रिलेशनशिप जो है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का किस तरीके से होता है। हमने कहा देखिए एवरेज कॉस्ट जो है हमारी इस तरीके से है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है इस तरीके से है या इस तरीके से है, कई लोग अलग अलग तरीके की बनाते हैं। अब हमें पता है, देखिए मेरी एवरेज कॉस्ट थी 10, आप अगर एडिशनल यूनिट जो बना रहे हैं उस पर एडिशनल कॉस्ट जो लग रही है वो 9 है, तो ऑब्वियसली टोटल एवरेज कॉस्ट जो बनेगी इन दोनों की, मतलब अभी तक आपने जितने भी यूनिट्स बनाए थे उसके बाद जो अब एवरेज निकालेंगे, लेट अस से 10 यूनिट्स पे 10 पर यूनिट के हिसाब से लग रही थी, अब 11 यूनिट हो गए और एडिशनल हर एक यूनिट पे आपने का 9 के हिसाब से लगी है, तो आपने 11 पे जो एवरेज कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी। तो आप कहेंगे कि सर वो रिड्यूस हो रही होगी, तो अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है तो आप कहेंगे कि सर एवरेज कॉस्ट मेरी रिड्यूस होती जाएगी। एट अ पॉइंट जहां एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम होता है आप कहेंगे वो ऑप्टिमम पॉइंट होता है। और अगर मैं कहूं इसके बाद, अगर मैं कहूं इसके बाद आप कहेंगे कि अगर मैं मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट, तो ऑब्वियसली एवरेज कॉस्ट मेरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आपने कहा कि सर ऑप्टिमल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि हमें यहीं पे प्रोड्यूस करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि कहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, इसका सिर्फ ये मीनिंग है और कुछ नहीं। आपने कहा ठीक है, डिमांड करो हमें मालूम है, लॉ ऑफ डिमांड है। आपने कहा प्राइस सेंसिटिविटी होती है, प्राइस सेंसिटिविटी क्या कहती है कि ऑब्वियसली अभी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि यार अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो मेरी डिमांड जो होगी वो रिड्यूस होगी एंड वाइस वर्सा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके बाद आपने कहा कि सर इसके बाद आपने कहा कि सर हमारा जो हमारा जो ये कर्व होता है, हमारा जो ये कर्व होता है डिमांड कर्व, याद रखिए ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी भी देता है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का, कि क्या हमारी जो डिमांड है जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक। अगर वो इलास्टिक है इसका मतलब क्या होगा, अगर वो इलास्टिक है इसका मतलब होगा कि प्राइस के चेंज होने से ज्यादा प्रोपोर्शन में ज्यादा प्रोपोर्शन में मेरी डिमांड रिड्यूस हो रही है, जितना प्राइस हुआ उस प्रोपोर्शन में रिड्यूस नहीं हो रही उससे ज्यादा। और अगर वो इनइलास्टिक है तो आप कहेंगे, सॉरी, अगर वो इनइलास्टिक है तो आप कहेंगे कम प्रोपोर्शन में, आप ये बोलेंगे मतलब प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड पे इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो वो इनइलास्टिक है। आपने कहा कि सर मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व भी इसी तरीके से होते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जैसे आपकी क्वांटिटी चेंज होती जाती है आपका प्राइस डिमांड कर्व जो होता है वो नीचे जाते जाता है डिमांड कर्व के हिसाब से। मार्जिनल रेवेन्यू आपका इन कंपैरिजन टू प्राइस हमेशा लो रहता है, हमने सीखा भी था, प्रूव भी किया था मैथमेटिकल क्वेश्चन से। और वो एक पॉइंट पे कई बार नेगेटिव भी चला जाता है, जिसको आप कहते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रक्शन। आपने कहा कि रेवेन्यू डिस्ट्रक्शन में आप क्या करते हैं, आप कई बार इतना कम प्राइस कोट कर देते हैं, ये देखते ही नहीं कि एडिशनल प्राइस जो आ रहा है, एडिशनल रेवेन्यू जो आ रहा है वो कम आ रहा है। आपने कहा कि सर नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या डिफरेंस था। नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मली सब अर्न कर रहे हैं वही हम अर्न कर रहे हैं, उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब हम समथिंग सुपर नॉर्मल अर्न कर रहे हैं, एडिशनल अर्न कर रहे हैं जो कि बाकियों से ज्यादा है। आपने कहा ठीक है, ठीक है, तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितना हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। अब आपने कहा कि सर अब आपने कुछ मार्केट के, अच्छा ये चीज मैं आपको बता दूं, जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मीट करती है वो पॉइंट हमारा बेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि जो एडिशनल प्रॉफिट है वो वहां पे मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट, तो आप कहते हैं कि यार मेरे को एडिशनल एक यूनिट सेल करने पे जो मिल रहे हैं, लेटेस्ट से 10 रुपीज मिल रहे हैं जबकि उसकी कॉस्ट बनाने की थी 11 रुपीज, तो आप अर्न नहीं कर रहे, आप लूज कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो आपने कहा कि सर हमारा ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कौन सा है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल भी था, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो था अभी मार्केट स्ट्रक्चर्स पे भी आते हैं, उससे हमें एक इक्वेशन मिली थी डिफरेंशियल कैलकुलस के बेस पे। वो कैसे दे रही थी, आपने कहा था सर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। ए क्या होता है, ऐसा प्राइस जहां पे
डिमांड जो है आपकी जीरो है, प्राइस जहां पे डिमांड जो है वो जीरो है। बी जो है वो आपका स्लोप है डिमांड कर्व का, प्राइस स्लोप है। और क्यू क्या है, आपने कहा क्यू है क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको आपको बता रहा है। तो आपको सेलिंग प्राइस किसी भी उसमें आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने आराम से सीखा था कि यार देखो, टोटल रेवेन्यू का हमें याद कर लेना है कि टोटल रेवेन्यू ये है, मार्जिनल रेवेन्यू ये है। अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आती, अगर आती है तो कोई बात नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू a माइनस टू बी एक्स है, ये हमें याद हो जाए तो बेस्ट है, अगर हमें डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आती। अच्छा, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट तरीके से प्राइसिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट तरीके से प्राइसिंग करते हैं। पहला मार्केट स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंपटीशन, फिर आता है मोनोपोली, फिर आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसमें आपके आती है मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली। मैं मोनोपोली से समझाना शुरू कर रहा हूँ। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें अराउंड 70% जो मार्केट है वो हमने कैप्चर कर रखा है। 70% अराउंड मार्केट जो है, 60-70% हमारे पास है, और हम ही प्राइस मेकर हैं। हमारे जो डिसीजन हैं वो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी बहुत छोटे छोटे, बहुत मिनिस्क्यूल से कॉम्पिटिटर हैं, और उन सबको मिला के 30% अराउंड बन रहा हो, बस सबको मिला के। तो आप कहेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक काइंड ऑफ यूनिक प्रोडक्ट है जिसका दूर दूर तक कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। आप कहेंगे ठीक है, कोई नियर अबाउट सब्सटीट्यूट नहीं आता, ऐसा प्रोडक्ट है हमारा। आप कहेंगे कि सर मोनोपोलिस्ट जो होता है वो कंट्रोल करता है प्राइस पे, वो प्राइस मेकर होता है, और ऑब्वियसली वो बाकी फर्म्स को दिमाग में नहीं देता जिस समय वो डिसाइड कर रहा होता है अपना प्राइस। वो अपना एम आर इज इक्वल टू एम सी के हिसाब से बेस्ट प्राइस डिसाइड करता है। और और आप भी जानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म। आपने कहा ठीक है सर, एवरेज रेवेन्यू हमेशा उसका ग्रेटर रहता है मार्जिनल रेवेन्यू से। ये एक मैथमेटिकल चीज है, इसको ना भी याद रखें तो भी चल जाएगा। मोनोपोलिस्टिक, मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट्स का, फैशन प्रोडक्ट्स का, फैशन आउटलेट्स का, बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे कई सेलर है, लेकिन हर कोई थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसकी वजह से वो प्राइस मेकर बन जाते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कंपटीशन तो पूरा है, ये मत सोचना कि कंपटीशन कम है, देयर आर मेनी सेलर्स, मगर वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बिकॉज दे आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, वो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के राइटफुल पर्सन बन जाते हैं। इसके बाद आपने कहा कि सर यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ पे आ, आपका जो लॉन्ग टर्म है उसमें आप जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। मतलब सिर्फ मोनोपोली एक ऐसी जगह है जहां पे आप शॉर्ट टर्म में आप अर्न कर रहे होते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, अदरवाइज आप कहीं भी इकोनॉमिक प्रॉफिट आप अर्न नहीं करते, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट ही आप अर्न करते हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। इसके बाद हम आए परफेक्ट कंपटीशन। हमें मालूम है यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डिमांड कर्व को मीट कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है। ऑब्वियसली क्योंकि हम प्राइस मेकर नहीं, हम प्राइस टेकर हैं। यहाँ इतने ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा कि हमें मजबूरन उसी हिसाब से प्राइस करना पड़ता है जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से बन रहा है, मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से। हम अपनी तरफ से अगर करेंगे तो लूज कर जाएंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं वो भी नहीं अर्न कर पाएंगे अगर हम अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह करना चाहें। यहाँ पे हमें याद रखना होता है, यहाँ पे हमें याद रखना होता है कि एंट्री और एग्जिट कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और ऑब्वियसली हम लोग सब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट में। तो आपने कहा कि सर हमें बड़ा कॉशियसली वर्क करना होता है ऐसे मार्केट। लॉन्ग टर्म में हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं अर्न करते। ऑलिगोपॉली, ऑलिगोपॉली कौन सा होता है? यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ मोनोपोली, बस अंतर ये है यहाँ पे सिंगल पर्सन होल्ड नहीं करता मार्केट, अ फ्यू बंच ऑफ पर्संस होल्ड इट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ना होके कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक साथ होल्ड करती हैं। आप ये कहेंगे, आप कहेंगे कि सर लेट अस से 4-5 राइवल्स हैं, सबने मिलके ओन कर लिया। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा ठीक है,
अब आपने कहा कि सर मार्केट को सेलर्स ऑक्यूपाई करके चलते हैं, मेजर सेलर, मेजर शेयर। अब आपने कहा कि सर इसमें डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व होता है और सब जो ये सेलर्स है ना एक तरीके का कार्टल बना के रखते हैं, आपस में डिस्कस करके आपने उसमें अपने बेस पे डिसाइड करते हैं। और अगर कभी जरा सा लड़ाई भी होती है तो ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस कार्टेल के अंदर प्राइस रिड्यूस कर रही होती है तो वो रिएक्ट करते हैं, अगर इंक्रीज कर रही होती है तो वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा। फिर आपने कहा कि सर इसमें काफी हम लोग स्ट्रेटेजी लगाते हैं, लिमिटिंग प्राइस स्ट्रेटेजी, प्रेडेटरी प्राइसिंग, ताकि नए लोग एंटर ना कर सकें, एसेट्रा हम लोग करते हैं। और नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी हैं, जैसे क्वालिटी इंप्रूव करना, एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना, प्रमोशन पे स्पेंड करना, लॉयल्टी स्कीम वगैरह लगाना, कैशबैक वगैरह देना, एसेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम आए थे प्राइसिंग पॉलिसीज। आपने कहा कि सर प्राइसिंग पॉलिसीज किस तरीके से प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। मैंने कहा देखो, प्राइस अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, प्रोडक्ट लाइन के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे, कि अच्छी पेमेंट रिकॉर्ड है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट दे दो, या कुछ भी डेमोग्राफिक्स के बेस पे, टाइम डिफरेंशियल के बेस पे प्राइस डिफरेंट किया जा सकता है। अब याद रखना है, थॉमस नागले ने हमें समझाया था कि लोग किस तरीके से सेंसिटिव होते हैं प्राइस के लिए। हमारी स्टडी मटेरियल में 9 पॉइंट्स दिए थे, मैंने आपको थॉमस नागले की रीसेंट बुक के हिसाब से 10 पॉइंट्स बताए थे, जिसके हिसाब से 2018 एडिशन के हिसाब से उन्होंने कुछ नेम्स भी चेंज कर दिए थे। तो मैंने आपको कहा था आपको दोनों नेम्स याद करने हैं, कब स्टडी मटेरियल या कब क्या चेंज हो जाए फ्यूचर में, नोबडी नोस। तो आपने क्या कहा, एक सेकेंड, आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर हमें क्या करना है, ये चीजें, ये 9-10 पॉइंट्स याद करने हैं। क्या है, सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, जिसे नई बुक में कॉम्पिटिटिव रेफरेंस इफेक्ट भी कहा। इसमें आपको समझाया था कि ये सोचना गलत है कि कस्टमर जो है उसको वैल्यू के बारे में या फुल्ली इंफॉर्मेशन है, उसको सारी चीज पता है। और उसका एग्जांपल उसने टूरिस्ट ऐप दिया था। तो आपका अगर रेफरेंस होता है किसी चीज का तो आप ले सकते हैं, मतलब कंपैरिजन होता है कहीं पे सब्सटीट्यूट का या किसी में की कंपेयर कर सकते हैं। आप किसी जगह पे जाके आपको नॉलेज है कि ये चीज़ अच्छी है तो उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कैसी है। जैसे नॉर्मल रेजिडेंट्स अपने नियर बाय रेस्टोरेंट्स के बारे में सब जानते हैं, जबकि टूरिस्ट को नहीं पता होता। तो अगर आप कहोगे रेफरेंस पता है तो आप सही प्राइसिंग कर सकते हो, अदरवाइज जो वो सामने वाला चार्ज करेगा उसमें आपके चांसेस हैं। मतलब ऐसे टूरिस्ट एरिया में इसीलिए आपने देखा होगा ट्रैप में फंस जाते हैं लोग, कभी खराब फूड मिल जाता है, कभी सर्विसेज अच्छी नहीं होती, एक्सेट्रा। यूनिक वैल्यू इफेक्ट, यूनिक वैल्यू का मतलब आपने कहा था कि देखो, कस्टमर हमेशा यूनिक चीज को, यूनिक वैल्यू अगर आप उसको दे रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करेगा और उसके हिसाब से प्राइस देगा। तो कस्टमर इस चीज के लिए सेंसिटिव होता है। फिर आपने कहा था संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, जिसमें आप कहते हैं कि यार अगर कोई पास्ट में खर्चा हो चुका है वो संक है, उसको मत कंसीडर करो। और इसी चीज को अब नई बुक में उन्होंने बोला था स्विचिंग कॉस्ट इफेक्ट। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, कई बार क्या होता है, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे स्विच करना इतना आसान नहीं होता किसी भी कस्टमर के लिए। तो आप कहेंगे कि यार अगर ऐसा है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है या तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो तो वो स्विच करेगा, अदरवाइज वो स्विच नहीं करेगा। डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट, आपने कहा कि सर इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि अगर कंपैरिजन इजी हो जाए, जैसे हमने देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था हेंस की केचप का, जिसमें मैंने आपको दिखाया था हेंस एक्सपेंसिव चीज दे रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ अपना स्पेशल अपना फीचर दे रही है। आपने ये भी समझा था कि यार अगर बेसिकली आप कुछ स्पेशल दे रहे हैं तो आपको वो पर्सन पैसे देगा क्योंकि यूनिक वैल्यू के लिए पे कर रहा है। लेकिन अगर वहां पे कंपैरिजन इजी हो जाए, जैसे अमेजोन पे जब आप जाते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेटर से आप आप आटा परचेज कर रहे हैं, आपको पर केजी आटा का कंपैरिजन दिखा हुआ है कि इस कंपनी का आटा इस रेट का है पर केजी, इस कंपनी का आटा इस रेट का है, इस कंपनी का आटा इस रेट का है। तो आप उसको कंपेयर करके तीनों में आप देख लेंगे जो सबसे कम है, और अगर कंपनी दोनों बढ़िया है तो ऑल तो आप उसको परचेज कर देंगे जो लोएस्ट है। तो इसीलिए कंपैरिजन अगर ना हो किसी तरीके से, आप ये चाहेंगे
बॉटल के साइज या उसको चेंज करके क्वांटिटी को, ताकि कंपैरिजन ना कर सके। एंड बेनिफिट मैंने आपको समझाया था कि देखिए और प्राइस क्वालिटी में आप यूनिक वैल्यू और सारे थोड़े बहुत लिंक्ड हैं। देखिएगा एंड बेनिफिट में क्या होता था, आपको आपको एक नॉर्मल एडेसिव होता है, लेकिन मैंने एग्जांपल लिया था बोइंग का, जहां पे एयर ग्रेड क्वालिटी एडेसिव होता है, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपके लिए वो बहुत मटेरियल रखता है कि आपकी सेफ्टी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि एंड बेनिफिट हो रहा होता है। तो आपने कहा एंड कस्टमर को क्योंकि बेनिफिट है, इसलिए बायर जो है, मतलब आप ये कहोगे, इसीलिए प्राइस जो है वो सप्लायर हाई रख सकता है, क्योंकि उसे मालूम है मेरे प्रोडक्ट की अच्छी चीज अच्छे प्राइस मिल जाएंगे, क्योंकि एंड कस्टमर देने को रेडी है, उसके लिए वो मैटर करता है। प्राइस क्वालिटी, आपने कहा कि सर देखो इसमें 3 फैक्टर्स थे, इमेज प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स विदाउट एनी क्यू। इमेज प्रोडक्ट जैसे रोलेक्स वगैरह का एग्जांपल लिया था, आप सिर्फ इमेज वगैरह के लिए खरीदते हैं। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आपने कहा कि सर हमने एक वैक्स का एग्जांपल लिया था, जो पर्टिकुलरली आपकी लग्जरी कार्स पे लगती है। और थर्ड, जिसका आपको कोई क्यू नहीं है, उसमें आप जब पता ही नहीं कि क्या कितने का है, तो आप जो सबसे महंगा होता है उसके लिए पे करने को रेडी हो जाते हैं। एक्सपेंडिचर इफेक्ट मैंने आपको समझाया था, एक्सपेंडिचर इफेक्ट में कि देखिए अगर एक्सपेंडिचर आपका बहुत थोड़ा हो रहा है तो आप बार्गेनिंग नहीं करते, प्राइस को इतना कंसीडर नहीं करते, जबकि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो आप कंसीडर करते हैं। हमने एग्जांपल लिया था पेपर क्लिप्स का, आपने कहा था अगर छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो आपको कोई 5-6 पेपर स्लिप्स खरीदनी है, तो आप कहेंगे वो जो प्राइस मांगेगा आप दे देंगे, लेकिन अगर आप बल्क में खरीद रहे हैं तो आप बार्गेन करेंगे। शेयर्ड कॉस्ट, आपने कहा कि अगर कोई एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें खर्चा करने में थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई और हमारे साथ शेयर कर रहा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर, कोई भी या आपके फ्रेंड, तो हम लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये एक सेंसिटिविटी होती है। फेयरनेस इफेक्ट मैंने आपको समझाया था, देखो फेयरनेस में क्या होता है, फेयरनेस का बड़ा सीधी सी बात है। आपको एग्जांपल लिया था हमने पेट्रोल पंप का, कि अगर कोई पेट्रोल पंप पे अगर कोई डिस्काउंट देता है किसी चीज के लिए, जैसे 22.3 पर गैलन के साथ उसने डिस्काउंट दे दिया, अगर आप कैश में पे कर रहे हो $0.10 का, तो आपको वो प्रेफर करेंगे रेदर कि अगर ये लिखा हो कि $2.2 का प्राइस है, प्लस अगर आप कार्ड से पे करेंगे तो 0.10, बात वही है, लेकिन आपको फेयरनेस किस में लग रही है, आपको फेयरनेस फर्स्ट वाले में लग रही है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले में। और इसीलिए जो हॉस्पिटल्स या जो भी गवर्नमेंट से या सोसाइटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, उसमें आपको बड़े ध्यान से करना होता है, क्योंकि वहां पे लोग फेयरली सोचने लग जाते हैं। वो सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि लग्जरी क्या है क्या नहीं है, उनको लगता है कि हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। इन्वेंट्री इफेक्ट, आपने कहा इन्वेंट्री इफेक्ट में आपने कहा कि सर सीधी सी बात है, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं तो आप बल्क में खरीदेंगे और इस वजह से आप कम प्राइस पे करेंगे। और किसी चीज की अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते, तो आपने कहा कि सर आप थोड़ा अमाउंट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा प्राइस पड़ेगा। फिर हमने प्राइसिंग मेथड सीखे थे, प्राइसिंग मेथड्स में मैंने आपको समझाया था कई तरीके से प्राइसिंग होती है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मतलब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में, आपने का कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हम लोग लगाते हैं जब जनरली सेटल्ड प्रोडक्ट होता है, लॉन्ग टर्म में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे होते कि किस तरीके से प्राइसिंग करनी है, मार्केट डिमांड्स वगैरह पे इतना नहीं सोचना चाह रहे होते। हम सोचते हैं अगर कॉस्ट चेंज होगी तो प्राइस उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। तो हम एक बहुत सिंपल सी प्राइसिंग रखना चाह रहे होते हैं, तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग लॉन्ग टर्म में सेटल्ड प्रोडक्ट के लिए हम लोग लगाना चाह रहे होते हैं। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग दो तरीके से होती है, गोइंग कंसर्न एंड सील्ड बिड। कंपटीशन प्राइसिंग आप देखिए, गोइंग कंसर्न में क्या होता है, आपने का जो मार्केट में चल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल लीजिए, जो मार्केट में चल रहा है वही हम ले लेते हैं, ठीक है, सबने जो ले रखा है वही। ऐसे ओलिगोपोली में आप कहेंगे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है कार्टेल के अंदर, हम भी वही ले लेते हैं। सील्ड बिड में आपने कहा सीक्रेसी वगैरह इन्वॉल्व होती है, जैसे चाहे मिलिट्री की, चाहे गवर्नमेंट की, चाहे किसी की भी, जिसके लिए आपको सीक्रेसी चाहिए, ऑक्शन वगैरह करना है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप सील्ड बिड में अपना प्राइस मंगवाते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग दो तरीके की होती है, आपने कहा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू में आप कहते हैं, एक एग्जांपल लिया था टीवी का, कि मान लीजिए हम लोग एक टीवी है एलजी का, एलजी अब सैमसंग अपना टीवी बनाना चाह रहा है, तो सैमसंग ने कहा अगर ये टीवी 10,000 रुपीज का है एलजी का, मेरे टीवी में मैंने ये फीचर डिफरेंट किया है,
सैमसंग अपना प्राइस कैसे रखता है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से, वो कहेगा 10,000 कस्टमर्स उस टीवी के लिए पे करना चाह रहे थे, प्लस मैंने ये डिफरेंट फीचर दिया है प्रोडक्ट डिफरेंशियल की वजह से, परफॉर्मेंस डिफरेंशिएशन की वजह से, कस्टमर के लिए क्या वैल्यू है इसकी, लेट अस से वो 5,000 एक्स्ट्रा देना चाह रहा है तो वो 15,000 इस तरीके से ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू बोल के चार्ज करेंगे। परसीव्ड वैल्यू का मतलब होता है कि कस्टमर की आइज में इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, ये परसीव्ड वैल्यू होता है, मतलब कस्टमर उसके क्या पैसे देना चाह रहा है। आप परसीव्ड वैल्यू से इसीलिए कम प्राइस चार्ज करते हैं, परसीव्ड वैल्यू से इसीलिए आप कम प्राइस चार्ज करते हैं। हमने सीखा था कंज्यूमर सरप्लस, हमने सीखा था प्रोड्यूसर सरप्लस, हमने समझा था कि कस्टमर की विलिंगनेस टू पे क्या है। आपने कहा कि सर विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि देखो मान लीजिए मैंने आपको एक होंडा सिटी दी और उसके बाद वो होंडा सिटी वापस देने के बदले में मैंने कहा कि एक काम करिए थोड़ा पैसे दे दीजिए, आपने दे दिए, मैंने थोड़े और मांगे, तो मैं जब तक जिस पॉइंट तक आपसे पैसे ले लूं, जितना ले सकता हूं वो कहूंगा मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। बियॉन्ड दैट अगर मैं और पैसे मांगूंगा तो आप कहेंगे इससे अच्छा तो तू होंडा सिटी वापस ले जा। तो कितने आप मैक्सिमम देना चाहते हैं, दैट इज परसीव्ड वैल्यू। तो आपने कहा कि सर आप जो प्राइस रखते हैं और जो परसीव्ड वैल्यू उसके बीच की डिफरेंस को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। आपने कहा ये ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं ऊपर ही हो। आपने कहा कि सर प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने क्या प्रॉफिट अर्न किया, और आपने देखिए ये कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको आप कहते हैं कि आपने कितनी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट की, आपने कितनी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट की। फिर हम वैल्यू इक्विवेलेंस लाइन और वैल्यू मैप पे आए थे कि आपने समझा था कि वैल्यू इक्विवेलेंस लाइन क्या है, ये बताती है कि देखिए कितने बेनिफिट पे क्या प्राइस वगैरह प्रॉपर वैल्यू सेटिस्फाई करते हुए कस्टमर को दे रहा है, मतलब कितना बेनिफिट है। तो आपने कहा हमारे कॉम्पिटिटर इस तरीके से चल रहे हैं जब स्टेबल मार्केट शेयर्स हैं, सब अपने अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं, सब जो प्राइस बेनिफिट उसी के हिसाब से दे रहे हैं, जितना बेनिफिट उस हिसाब से प्राइस कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक बदमाश आया, उसने क्या किया, उसने या तो बी जो था, या तो उसने जब ए से आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको उसने क्या किया, उसने कॉस्ट एडवांटेज दी बेनिफिट पैरिटी करते हुए, तो लो कॉस्ट एडवांटेज दे दी बेनिफिट पैरिटी करते हुए, या फिर अगर आप ई से कंपेयर कर रहे हैं तो उसने क्या किया, कॉस्ट पैरिटी करते हुए डिफरेंशिएशन एडवांटेज दे दी, जिसकी वजह से वो मार्केट खींच के ले गया, जिसकी वजह से वो मार्केट खींच के ले गया। तो ये भी हो जाता है। आपने कहा ठीक है। और डी ने क्या किया है, डी ने यहाँ पे आप कहेंगे डी ने तो बेवकूफी की है, उसने अपना मार्केट लूज किया है, उसने प्राइस बढ़ा दिया है या फिर शेयर आपने बेनिफिट देना कम कर दिया है। फिर हमने सोचा कि देखिए प्राइसिंग कई तरीके की सिचुएशंस में आ सकती है। एक रिसेशन होता है, रिसेशन में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट से तो ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं लेकिन टोटल कॉस्ट से कम चार्ज कर रहे होते हैं, मतलब शट डाउन पॉइंट वाली सिचुएशन। आपने कहा शट डाउन पॉइंट वाली में ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉइज वगैरह लूज नहीं करना चाह रहे होते, हम जानते हैं कि आइडलनेस से मशीन वगैरह खराब हो जाएगी, तो हम ऐसी सिचुएशन में ऐसे करते हैं। ठीक है। कई बार हम मार्जिनल कॉस्ट से भी बिलो चार्ज करते हैं। आपने कहा मार्जिनल कॉस्ट से भी कम, कई बार कम कब चार्ज करते हैं, गुड्स पेरिशेबल नेचर के हों, डिफेक्टिव हो, पुराने हों, या फिर आप कहो कि यार पहले से पड़े हुए हैं जिसका मार्केट प्राइस अब बहुत कम हो चुका है, या फिर आप कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को जानबूझ के हम फ्री में दे रहे हैं या चीप रेट में दे रहे हैं ताकि दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो कॉम्बो बना के दे रहे हैं उसकी सेल बढ़ सके। अब आपने कहा कि सर स्ट्रेटेजी प्राइसिंग क्या है न्यू प्रोडक्ट्स की। देखिए न्यू प्रोडक्ट्स टिपिकली 3 कैटेगरीज में लाया करते हैं लॉन्च जब हम कर रहे होते हैं। तो पहला होता है रेवोल्यूशनरी, दूसरा होता है एवोल्यूशनरी और थर्ड होता है क्या, मी टू। रेवोल्यूशनरी का मतलब उसके अंदर बहुत इनोवेटिव चीज है, तो ऑब्वियसली बिकॉज वो बहुत इनोवेटिव है आप उसमें प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी आप कहते हैं कि पहले से वो प्रोडक्ट है, तो आप कह रहे हैं वो पहले से है, अब आप कुछ तो फीचर एक्स्ट्रा दे रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो आपने कहा कि सर इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें मार्केट कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन बेस पे। आप कहेंगे चाहे हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग चार्ज करें, जैसे हमने ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू देखा या कुछ भी, आपने कहा ठीक है कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए। अब मी टू में मतलब बाकी लोग पहले से हैं, आप भी कूद पड़े इस कंपटीशन में, कोई स्पेशल नहीं लाए, तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस चल रही हैं जो वो चार्ज कर रहे हैं आपको चुपचाप वही चार्ज करना पड़ेगा, कोई वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, चुपचाप वही प्राइस चार्ज करिए। अब मार्केट में जब एंटर कर रहे होते हैं तो टिपिकली दो तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, या तो हम स्ट्रेटेजिक स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी लेके चलते हैं या पेनिट्रेशन। स्किमिंग के अंदर क्या होता है, स्किमिंग कब लगाते हैं, हम बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं इनिशियली, क्योंकि हमें मालूम है डिमांड जो है हमारी इनइलास्टिक है,
इस समय हम सेल्स बूस्ट करने के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो लोग दे देंगे और हमारे को प्रोडक्ट को इनोवेटिव मानते हुए खरीदेंगे, और इससे हमारे पास शुरुआत में जो एडिशनल कॉस्ट लगी थी, बहुत हैफ्टी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग में जो कॉस्ट की थी, वो हमारी रिकवर हो जाएगी। दूसरा है पेनिट्रेशन। आपने कहा पेनिट्रेशन हम बहुत लो चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि हमें मालूम है मास में हमें प्रोडक्शन करना है, हमारे को मालूम है डिमांड इलास्टिक है, अगर हम ज्यादा ज्यादा चार्ज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, लोग हमारे से नहीं खरीदेंगे। आपको आपको कंपटीशन को पहले से ही दूर करना है कि कॉम्पिटिटर मार्केट में हमारे पास कॉम्पिटिटर एंटर ना कर सके, तो हम पहले से ही प्राइस कम रखते हैं ताकि हमसे ही खरीदे, कॉम्पिटिटर एंटर करने से डरे यार इसमें तो कमाई है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट वगैरह मैंने आपको समझा दिया था, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, अदरवाइज ये आपका चैप्टर, इस चैप्टर का रिवीजन आपका फिनिश हुआ है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बोल सकता है।